नमस्कार साथियों, श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जेल प्रहरी परीक्षा 2025 अप्रैल के अंदर आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। अप्रैल के अंदर आपका पेपर है, यानी समय ज़्यादा नहीं, आपके पास 28 से 30 दिन का समय है। और मैं आपको लगभग कुल मिला के बताना चाहूँगा, तो लगभग 10 से 15 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाऊँगा एकदम फ्री में, वो भी टेलीग्राम पर, ठीक है? तो ये आपका पहला ही मॉडल पेपर है, एकदम पूरा संपूर्ण सिलेबस पर आधारित पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो एकदम ईमानदारी से एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में करवाऊंगा जो आपके इसमें पूछे जाते हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे विज्ञान हो, सारे सब्जेक्ट एक साथ करवाऊंगा, ठीक है? तो पूरा का पूरा ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित पूरा मॉडल पेपर है। तो एक क्वेश्चन को बिना स्किप किए ईमानदारी से लास्ट तक पूरी क्लास देख लीजिएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं भाई दोस्तों, ठीक है? तो जेल प्रेरी का ये मॉडल पेपर है। और पहली बार यदि चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारा शाम रेगुलर रेगुलर शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है ना? और जेल प्रेरी की भी क्लासेस चलती है रेगुलर, तो आपकी शाम को 8 बजे क्लास मिल जाएगी। और 8 बजे जुड़ जाया करो रोजाना, फिक्स है टाइम, शाम को 8 बजे हमेशा रेगुलर क्लास शुरू होती है आपकी, ठीक है ना? लाइव क्लास, ठीक है? तो उसमें जुड़ जाना भाई। चलिए, और टेलीग्राम की जो लिंक है, मैं टेलीग्राम की लिंक, ये मॉडल पेपर पूरा टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जिससे वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। और पहला ही प्रश्न किसका आया है? पहला ही प्रश्न आपका आया है रीजनिंग का। निम्न श्रेणी में अज्ञात संख्या बताइए। आपको इस श्रेणी में अज्ञात संख्या बतानी है। तो देखो, आपकी श्रेणी लिखी गई है, पहले लिखा गया 44, फिर लिखा गया 55, फिर लिखा गया 66, फिर लिखा गया 88, फिर लिखा गया 110, फिर लिखा गया 143। आपको पूछा यहां क्या आएगा? ध्यान से देखो, यहां पे कितने का अंतर है, मतलब +11 ज्यादा है। और यहां पर आगे और चलोगे तो यहां पर भी +11 का ही अंतर है। फिर यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ +22 का अंतर आ गया। यहाँ पर भी कितना है? +22 का अंतर आ गया। अब 2 बार 11-11 का अंतर, यानी 11-11 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर 2 बार 22-22 जोड़ रहे हैं। तो अब 2 बार कितना कितना जोड़ोगे गुरुजी? 33-33 जोड़ेंगे। तो 142 में हम 33 ऐड कर देंगे। अब देखो, सीरीज का देखते ही पता चलेगा, ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको। तो 3 और 2 5 होते हैं सर जी। और 4 और 3 ये 7 हो गया। ये 175 बन गया। एक तो 175 इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? ये कितना था पहले? 143 था ना? अच्छा, 143 था, तो ये 176 बनेगा। तो 176 आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा। रीजनिंग का पहला ही प्रश्न। अगला आपका प्रश्न प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से लिखा गया है। देखो, रीजनिंग का ये 18, 42, 6 के समान अंतर संबंध वाला निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यानी 18, 42 और 6 के समान अंतर संबंध वाला इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपकी सही है? 3, 9, 21, 30, 10, 70, 15, 35, 5 या फिर 11, 33, 22 होगा। तो दोस्तों, 18 अनुपात में लिखना, पहले अनुपात में चेक कर लो। तो अनुपात में लिखते हैं और फिर काटते हैं। तो 6 के पार्ट से करता है 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 और 6 तिये 18। तो ये उत्तर आया 3:7:1। तो ये अनुपात है ना, इनमें से किसको काटने पर आता है? देखो जरा, देखो इसमें तो देखो नहीं आ रहा है, पहला तो डिलीट हो गया। और दूसरे में 3 के पाड़े से कट ही नहीं रहा है। और इसमें देखें 15, 35, 5 में देखोगे तो ये 5 के पाड़े से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15। देखो 3:7:1 आ गया। ये भी 3:7:1 है। तो यानी ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला आपका प्रश्न है, और ये आ गया आपका जीके से। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, वो आपके कहां से निकाली गई है? भाखड़ा नांगल से निकाली गई है, पांग बैराज से निकाली गई है, हरिके बैराज से निकाली गई है, या जवाहर सागर बांध से निकाली गई है? दोस्तों, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर आपकी हरिके बैराज से निकाली गई है। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला आपका कहता है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां स्थित है? अरे, जो अपना राजस्थान है ना, वो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम में है, या दक्षिण पूर्व में है, या दक्षिण पश्चिम में, या फिर उत्तर पूर्व में? तो आपको ये तो देखो याद रखना होगा। ये आपके मैं बना रहा हूं, ये एक रफली बना रहा हूं, एक बार बता रहा हूं आपको। ये इस प्रकार से अपने भारत का नक्शा। तो इसमें आप देखोगे कि इस दिशा में यहां पर आपका राजस्थान आता है, यहां पर। तो ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, सॉरी ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो आपके
उत्तर पश्चिम दिशा बन जाती है। ये वाली जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा है। तो विकल्प नंबर आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है किस भू आकृतिक प्रदेश में, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन? तो दोस्तों कौन सी भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंह पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित आपको पूछा गया? तो दोस्तों ये पड़ता है आपका लूणी बेसिन में। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि विज्ञान का प्रश्न आ गया, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए। अरे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मेडुला ओब्लोगेटा है, अनुमस्तिष्क है, परमस्तिष्क है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है आपका परमस्तिष्क। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है? फिर से विज्ञान का प्रश्न, पोलियो, फाइलेरियोसिस या फिर टाइफाइड या फिर हीमोफीलिया? तो दोस्तों इनमें कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है आपका टाइफाइड, बाकी बाकी सारे जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं, ठीक है। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल उपलब्ध है। एक व्यापारी है, ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, जिसकी मात्रा 42 लीटर, 56 लीटर, 63 लीटर, इनको एक समान धारिता वाले डिब्बों में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? यानी आपको संख्या पूछी जा रही है यहां पर। अब जरूरी नहीं है यहां डिब्बों की संख्या पूछ ले, कहीं पे घनों की संख्या पूछ लेता है, कहीं बेलनों की संख्या पूछ लेता है, तो कहीं कुछ ही की संख्या पूछ लेता है। तो जब भी संख्या पूछे तो एकदम आसान सा काम है, ऊपर ये जो जो भी लिखा गया ना 42 लीटर, इनको ऐड कर देना, 56 लीटर और 63 लीटर, इन सबको ऐड करके इन सब का एलसीएम नीचे लिखना है। अब बताओ इन सब में किसका भाग जा रहा है? बताओ 42 में देखो 7 का जाता है, 56 में 7 का जाता है, 63 में 7 का जाता है, 7 कॉमन हो गया ना, तो कॉमन हो गया तो 7 इसका क्या आ गया? क्या निकाल लिया हमने? 7। ये जो मैंने 7 निकाला है ये क्या निकाला है? इस पे ध्यान देना आपको, ये इनका में से निकाला है मैंने। देखो कॉमन जो होता है वो में से होता है, तो 7 42 में भी भाग जाता है, 56 में भी, 63 में भी 7 का ही भाग जाता है, तो 7 ये में से निकालना है। ऊपर सारी संख्याओं को जोड़ देना, जब भी संख्या पूछे, ये संख्या का फॉर्मूला है, ये संख्या का फॉर्मूला है। ऊपर सारी संख्याओं को जोड़ देना और बटे में उन सभी संख्याओं का में से का भाग लगा देना। तो ये कितना बना दोस्तों आपके पास? तो ये टोटल बन गया आपके पास, देखा जाए तो 161 बन गया। 161 में आप 7 का भाग लगाओ, तो पहले गया 2 बार, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 या 21, 7 या 21 3 बार गया, तो 23 उत्तर आया आपके पास। तो 23 इसमें कहां मिला? विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 23 डब्बे उसे चाहिए होंगे ये तेल डालने के लिए। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, जिस प्रकार अंतर संबंध शब्द, जिस प्रकार अंतर संबंध शब्द युग्म लाल रंग में है, उसी प्रकार अंतर संबंध निम्न में से किस शब्द युग्म में है? ये बताना आपको। लाल रंग में है उसी प्रकार अंतर संबंध निम्न में से किस युग्म में है? सिगरेट का धुआं, सिगरेट एवं धुआं, नहीं ये तो नहीं होगा। दूध और मलाई, ये अलग अलग चीजें हो गई। चाय एवं दूध, जल एवं द्रव। तो दोस्तों पहले इसको ध्यान दो, लाल क्या है? लाल होता है रंग, लाल रंग होता है, मतलब ये लाल क्या होता है? लाल तो सरजी रंग होता है। हाँ, तो लाल रंग होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार से आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है ना। जिस प्रकार मैं आपको कहूं कि लाल रंग होता है, उसी प्रकार जल क्या होता है? जल क्या होता है? जल, जल होता है द्रव्य। जल द्रव्य नहीं होता क्या? लाल रंग होता है उसी प्रकार जल द्रव्य नहीं होता क्या? तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। रीजनिंग का अच्छा प्रश्न था, ऐसा प्रश्न पक्का एक मिलेगा आपको देखने को। सारे प्रश्न वो उठाए गए हैं। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, थानवेट के अनुसार DAW, थानवेट कौन थे? एक भूगोलवेता थे। उनके अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? सिरोही पाली अजमेर आता है, गंगानगर जयपुर आता है, बीकानेर चूरू आता है या जोधपुर कोटा आता है? दोस्तों थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से जिले जो आते हैं वो आपको बताने। तो इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आपके सिरोही पाली और अजमेर आते हैं। दोस्तों यहां पर आपके जो DAW प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना, इस प्रकार की जलवायु यहां पर है, ये जलवायु का वर्गीकरण किया था इन्होंने। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। भाई ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। देखो जो शुष्क भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको पूछा गया था, तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, ये गलत लिखा गया है। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। बाकी देखो पहला तो सही है, और ये मृदा अनुवर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल कम मात्रा में होती है। ये कह रहा है ज्यादा मात्रा में होती है, ये गलत हो गया। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे तक होता है, ये भी सही है। लाल से लगभग लाल और भूरे रंग की होती है लगभग, है ना। जब कुआ खोदते हैं तब भी आपके इसी मिट्टी आपने देखी होगी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा एक नदी उद्गम स्थल का सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित कौन सा नहीं है? बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियां बिल्कुल राइट है, यहीं से है ना। कोठारी दिवेर ये भी बिल्कुल राइट लिखा है। काकनी कोटरी गांव ये भी राइट है। पार्वती बिजराल की पहाड़ियों से नहीं निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर आपका क्या हो जाता है? आपका असत्य असुमेलित हो जाता है। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, हाँ, सरकारी ऑप्शन डी को लॉक कर दिया। और इसमें देखो, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? जो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी न्यूनतम संख्या पूछी, 40 है, 50 है, 60 है या फिर 30 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूनतम संख्या रखी गई है वो कितनी रखी गई है? वो 40 रखी गई है। इंपोर्टेंट है। हाँ, तो विकल्प नंबर कौन सा? ए को लॉक कर दो आप। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अरे आपातकाल के दौरान आपको मुख्यमंत्री का नाम पूछा है। मोहनलाल सुखाड़िया नहीं थे भाई। हरिदेव जोशी, बिल्कुल इन्हीं का नाम आता है। हरिदेव जोशी आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। बाकी इनका नाम नहीं आएगा बिल्कुल। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा है? अरे ऐसे कौन से रोग है इसमें जो वायरस से होते हैं भाई? तो देखो, एड्स हैजा इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। जुकाम मधुमेह नहीं, वायरस जनित नहीं है। कैंसर बेंगा ये भी नहीं है। हाँ, SARS देखो लिखा है ना, स्वाइन फ्लू और ये जो मम्प्स लिखा है, ये तीनों रोग हैं आपके। ये समूह है जो वायरस जनित है, वायरस से होते हैं। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है? एक होता है आरोही, आरोही, एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही होता है आपका बढ़ता क्रम, ठीक है। और इसने पूछा है घटता क्रम। तो सबसे कम पहले कौन से में आएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का अवरोही क्रम पूछा है आपसे, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? हाँ, सबसे पहले आपको बताना है कौन सा आएगा? अलवर आएगा, फिर आएगा धौलपुर, फिर कोटा, लास्ट में आ जाता है बांसवाड़ा। तो विकल्प नंबर सी को क्या लगा दो? यही आएगा ना? या फिर अलवर धौलपुर पहले आएगा, कोट बांसवाड़ा पहले आएगा, लास्ट में कोटा आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो कोटा बाद में आना चाहिए था और कोटा यहाँ बाद में लिखा गया। बिल्कुल आपके विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। सबसे कम अलवर, फिर धौलपुर, ज्यादा उससे ज्यादा बांसवाड़ा, फिर कोटा में। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? एक मेयो कॉलेज है, उसका संस्थापक पूछा है। रिचर्ड बोक था, कर्नल डिक्सन था, और लाई नाथबुक था, या फिर मिंटो था? तो दोस्तों वो था आपके रिचर्ड बोक। रिचर्ड बोक जो था वो मेयो कॉलेज का संस्थापक था। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है आपका? बैलगाड़ी मेले के नाम से केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, या केला देवी और करणी माता दोनों का मेला? तो दोस्तों बैलगाड़ी मेला जो होता है ना, वो ये शीतला माता का मेला। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। अब देखो ये ध्यान से समझना, ये कौन सा प्रश्न आ गया? ये आपके प्रश्न आ गए, वो क्या बोलते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। आने वाले अगले दिन, हाँ, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन होगा? अब पहले तो ये बताओ क्रिसमस कब आता है? क्रिसमस कब आता है? मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि आज 23 दिसंबर है। आज 23 क्या है? दिसंबर है, क्योंकि क्रिसमस 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को आपका क्या आता है? क्रिसमस आता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रीजनिंग का। तो 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस आता है सर जी, मनाया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार देखें तो भाई 23 दिसंबर को सोमवार हो जाता है। मान लो इस दिन सोमवार है, तो 2 दिन बाद क्या होगा? 2 दिन बाद गुरुजी बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। तो क्रिसमस के ठीक 7वें दिन नववर्ष पड़ता है। क्रिसमस के ठीक 7वें दिन, 25 के बाद में जो 7वां दिन होगा, 7वें दिन आपकी होगी 1 जनवरी, और नववर्ष पड़ेगा आपका, ठीक है। तो कौन सा दिन हो जाएगा? वो 2 दिन आगे ले जाओ, ठीक है। तो उस दिन बुधवार होगा आपका। क्या होगा? बुधवार होगा। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। समझ गए होंगे मैंने जैसे समझाया है, आशा और उम्मीद है। अगला प्रश्न, 1842 ये करवा दिया मैंने आपको। इंदिरा गांधी नहर वाला भी करवा दिया है। कौन सा पशु मेला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पशु मेला जिला सही सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, बिल्कुल झालावाड़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला सवाईमाधोपुर, ना गुरुजी ये सवाईमाधोपुर में नहीं लगता है, ये लगता है करौली के अंदर। कहां लगता है? अरे शिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली के अंदर, लेकिन इसने सवाईमाधोपुर लिख दिया, इसलिए आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, धम्मण, करड़ एवं अंजन क्या है? अरे धम्मण, करड़ और अंजन क्या है? राजस्थान में घास की किस्में हैं, भेड़ों की नस्लें हैं, अरंडी बीज की किस्में, या गौरी नृत्य के 3 नायक हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में जो घास होता है ना, घास, हाँ, धामण, करड़, अंजन। और भी प्रकार है, तरड़गम भी इसी का नाम होता है, तरड़गम, है ना, धामण, करड़, तड़गम,
ठीक है, और अंजन, ये सारी घास की किस्में होती है अपने राजस्थान में। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला लिखा है आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से ज्यादा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले समझो, ये एक चमकीली सतह है और ये आई प्रकाश की किरण, आपकी आ गई प्रकाश की किरण, और इससे माध्यम में भी ये वापस लौट जाती है, और ये बीच में होता है आपका अभिलंब। जो अभिलंब होता है ना, अभिलंब वो एकदम सीधा होता है, 90 डिग्री के कोण पर सीधा अभिलंब होता है। ये आपकी आपतित किरण है, कौन सी है? आपतित है सर जी। ये कौन सी किरण है? ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण के साथ भी अभिलंब कोण बनाता है और परावर्तित किरण के साथ भी अभिलंब कोण बनाता है। ये कोण बना रहा है आई, ये कोण बना रहा है आर। तो दो कोण बन रहे हैं आपके। आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आई लिख दिया, परावर्तित कोण जो बनाती है वो आर लिख दिया। और ये दोनों कोण जो होते हैं, कोण आई और कोण आर, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, ये जो दोनों कोण बनाती है, ये दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला ही राइट हो गया। ठीक है, बाकी देखो ये बाकी सारे गलत लिखे गए हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका राइट हो जाता है। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीजनिंग का है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? देखो पहले तो यहां बना लिया आदमी, ये तो हो गया आदमी, और ये हो गई महिला। ठीक है, ये महिला है, ये महिला है, ये क्या है? ये आदमी। समझना ध्यान से, एकदम प्यार से समझ में आएगा। इसकी तो पत्नी की बात चल रही है। ठीक है, एक आदमी इस महिला को क्या कह रहा है? महिला को कह रहा है कि आपका भाई, महिला का भाई, ठीक है, और उस भाई का क्या है? पुत्र। देखो ये महिला हो गई, ये महिला का भाई हो गया, ये महिला भाई का पुत्र हो गया। ठीक है, तो ये पत्नी जो है, इसको यदि यहां आप लाइनें खींचो, ये ठीक है, ये आदमी इसको कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, है ना? हाँ हाँ, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी का क्या है? भाई है, यहां भाई दे रखा है। तो बताओ ये महिला इससे किस प्रकार संबंधित है? तो ये बुआ हो गई ना इसकी, क्या हो गई? ये गुरुजी बुआ हो गई। तो बुआ इसमें कहीं लिखा है क्या? अरे बुआ लिखा है ना सर जी, विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। ठीक है, डी में लिखा है बुआ। समझ गए होंगे, मैंने डायग्राम और डायग्राम बना के ही आपको समझना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आएगा। देखो बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य में संसदीय जो शपथ होता है, संसदीय जो आपके सचिव होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? आपको पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो ये दिलाता है मुख्यमंत्री। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। ठीक है, मुख्यमंत्री दिलाता है राज्य में संसदीय सचिव को। तो अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति का प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2007, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2008। बताओ कौन सा? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जिला कलेक्टर को। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रख लीजिएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता कौन है? आपको पूछा होता कौन है, तो जिला कलेक्टर होता है, और कौन होता है? विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, और ये आपका राजनीति का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? अरे पंचायतों की संरचना से संबंधित कौन सा आपके अनुच्छेद आता है? आर्टिकल संख्या 243 ग आता है। आर्टिकल संख्या 243 ग आता है। देखो ग में तो नहीं है, न क में है। अब ख बचा है आपके पास, एक ग बचा है, बताओ इसमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका होगा आर्टिकल संख्या कौन सा? हाँ बिल्कुल, ये आपका जो ग है ना 43 243 ग, ये वाला राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है? जनसंख्या, वातावरण, जैव आरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र? तो दोस्तों कौन पारिस्थितिकी अध्ययन की मूल इकाई है, आपको यह पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वो इसकी मूल इकाई होती है दोस्तों। ये विज्ञान का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, निवारक लिखा है, फिर सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, निवारक लिखा है। तो ये तो दोनों ही नहीं है। शाकाहारी, सर्वाहारी, निवारक, देखो सबसे पहले क्या आएगा? पहले शाकाहारी आएगा, ठीक है, उसके बाद में मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर निवारक। तो ये जो क्रम है आपका श्रृंखला का सही क्रम यही होता है। ठीक है, छोटी सी 7वीं क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको, और 10वीं तक के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके माइनस मार्किंग भी रखी गई है। आपको पता होगा कितनी रखी गई है इस पेपर में माइनस मार्किंग। तो देखो पहली बात तो ये है कि 36% लाने जरूरी है आपको।
36% तो लाने होंगे। और गलत आप उत्तर गलत करके आते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसमें 1 अंक काट लिया जाएगा। एक प्रश्न सही भी कर दिया और एक 2 प्रश्न सही करके तीसरा गलत कर दिया तो उस सही वाले का 1 नंबर कट जाएगा आपका। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, ठीक है? हाँ, तो आशा और उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए इसमें से, प्रश्न कितने सही हुए, ठीक है? धन्यवाद।